सभी लोग जानते हैं और अक्सर आप लोगों के द्वारा ही प्रश्न पूछा गया है कि क्या कभी कोई इस तरीके की जो नया लॉ अभी 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुए हैं उनमें क्या क्या भ्रांतियां रह गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें जो अब जो प्रोसीडिंग चलेगी वो पुराने कानून के हिसाब से चलेगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो अब नया लॉ अप्लाई हो गया है तो उसके अनुसार अब नई व्यवस्था हो गई, उसी के अनुसार अब नया लॉ का इम्प्लीमेंट होगा, उसी के अनुसार अब आज की प्रोसीडिंग चलेंगी। ऐसी ही कई डिस्प्यूट हैं, कई भ्रांतियां हैं जो अक्सर हमारे जो यूट्यूब के परिवार के द्वारा और एक जो लॉ स्टूडेंट है उनका एक स्पेशली कमेंट आया है कि हमारे क्लास में और इस तरीके से जो टीचर उन्होंने ये क्वेरी किया है कि हमसे पूछा कि आप पता करके आइए कि किस तरीके से जो पुराने इंसिडेंट पे और नए इंसिडेंट पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। 1 जुलाई 2024 से अगर जो कोई घटना घटित हुई है या उसके बाद में घटित हुई है तो उसके आधार पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, नया वाला अप्लाई होगा या पुराना वाला अप्लाई होगा। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा और इसी तरीके से कई और भी हमारे पास इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस तरीके की जो भ्रांतियाँ जो दुविधा पैदा हुई हैं उनका क्लियर कट तरीका क्या है, क्या सही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे भारतीय जो लॉ हैं उनमें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरीके के जो समाधान उनको करने के लिए मैं एक एक करके आपके सारे पॉइंट में कवर करूँगा। सेक्शन 498A जो कि अब BNS का 85 सेक्शन हो गया है और सेक्शन 125 जो कि अब सेक्शन 144 BNS SS हो गया है और सेक्शन 12 DV एक्ट वो एज इट इज़ वैसे ही, उसमें कोई भी किसी प्रकार से कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे अगर जो पहली बार आए हैं हुए हैं, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें और ये जानकारी दूसरों लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें। और एक रिक्वेस्ट हमारी एक और है, हमेशा की तरह वीडियो अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा क्योंकि कहीं भी कोई भी अगर जो जानकारी कोई छूट गई तो उसको समझ पाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के आधार पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि कोई भी घटना घटित हुई है, घटना है वो 1 जुलाई 2024 के बाद में घटित हुई है, तो प्रश्न चिन्ह ये उत्पन्न करता है कि क्या कोई घटना जब ये रजिस्टर्ड हुई थी उसकी FIR जब दर्ज हुई है, FIR दर्ज हुई है या नहीं दर्ज हुई है वो बात का विषय। अगर जो दर्ज हो भी जाती है तो उसमें अगर जो 1 जुलाई 2000 पहले से अगर जो कोई भी FIR दर्ज है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, वो चाहे 498A हो या किसी और सेक्शन में हो, 323, 504 या किसी और सेक्शन में दर्ज हो, किसी भी धाराओं में, वो अगर 1 जुलाई 2024 के पहले की अगर जो FIR दर्ज है तो उनमें पुराने लॉ के हिसाब से पूरी प्रोसीडिंग चलेगी, उसमें CRPC के सारे जो प्रोविजन थे वो लागू होंगे। अगर जो इसके विपरीत अगर जो कोई भी घटना घटित हुई है 1 जुलाई 2024 के बाद और उसकी FIR 1 जुलाई 2024 के बाद अगर जो दर्ज हुई है तो उसमें जो प्रोसीडिंग चलेगी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से चलेगी क्योंकि उसमें जो नया लॉ बना हुआ है BNSS उसके जो प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट होंगे। और बात करते हैं जो सेक्शन 125 CRPC में, तो सेक्शन 125 CRPC में सेम अगर जो पत्नी ने किसी तरीके से अगर जो घटना अगर जो पुरानी दिखाई है, पुरानी दिखा के कोई जो पहले वाद अगर जो प्रस्तुत हो गया है वो रजिस्टर्ड हो गया है और 1 जुलाई 2024 के पहले अगर जो वो दर्ज हो गया तो उसमें जो प्रोविज़न लागू होंगे वो CRPC के प्रोविज़न लागू होंगे। और इसके विपरीत अगर जो कोई घटना अगर जो 1 जुलाई 2024 के बाद अगर जो दर्ज हुई है और उस पर अगर जो कोई मुकदमा भी दर्ज हो गया है, यानी कि मुकदमा अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो प्रस्तुत हो गया वो रजिस्टर्ड हो गया तो उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविज़न उसमें लागू होंगे। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर जो सेक्शन 12 DV एक्ट उसमें एज इट इज़ वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 12 DV एक्ट में क्योंकि इसकी प्रोसीडिंग और जो लॉ है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के और जिसमें रेमेडी जो क्लेम की जाती है वो सिविल नेचर की होती है। अब इसी के साथ में अगर जो DV एक्ट में आपने क्या फैक्ट और क्या जो लॉ है वो मेंशन करके रखे हैं, इसी के आधार पे अगर जो सेम चीज़ इसमें भी लागू होगी। अगर जो कोई केस अगर जो 1 जुलाई 2024 से पहले से लागू हुआ है तो उसमें CRPC के प्रोविज़न लागू होंगे और 1 जुलाई 2024 के बाद के अगर जो दर्ज किया गया है माननीय न्यायालय के समक्ष तो उसमें BNSS के प्रोविज़न लागू होंगे। और इसी के साथ में जो उसमें रेमेडी मांगी गई है वो सिविल नेचर की होती है और उन सिविल नेचर में कोई भी किसी प्रकार से कोई संशोधन, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। कहने का सेंस ये है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो एज इट इज़ वैसे ही लागू है, उसमें कोई भी किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये प्रोविज़न है, इसमें ये नए लॉ लागू हो चुके हैं तो हम किस लॉ को फॉलो करें, क्या हम सही इम्प्लीमेंट करें, किस हम सेक्शन को उसमें प्रोड्यूस करें। और अक्सर लोग
उसको के द्वारा ये भी पूछा जाता है कि जो कि सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं, यानी कि डिवोर्स के केसेस सेक्शन 13 हो गए या चाइल्ड कस्टडी के हो गए, और इसके साथ में अगर जो ये डिस्प्यूट अगर जो अडॉप्शन सेक्रेट, ये सारे जो केसेस हैं ये सिविल नेचर के हैं। इनमें सिविल प्रोसीजर कोड के जो कानून है, जो प्रोविज़न है वो लागू होते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों के द्वारा ये पूछे जाते हैं क्योंकि उनको ये तो पता है कानून चेंज हुए हैं जो, लेकिन कौन से नए लॉ लागू हुए हैं, किन किन लॉ पे हमने विचार करना चाहिए, किन किन को हमें नया अमेंडमेंट जो आए हैं उनको हमको स्टडी करना चाहिए। तो मैंने पहले बताया कि जो तीनों केसेस जो पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं वो सेक्शन 85 हो BNS का, या सेक्शन 144 BNSS का हो, या DV एक्ट का मामला हो, इन सभी तरीके से जो मैंने अभी तक बताया इसी तरीके से प्रोविज़न लागू होंगे। हाँ, एक चीज़ और है, तो सबसे पहले ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है, सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में डिफरेंस क्या होता है। सिविल केसेस में जो है, जो मैंने कैसे बताया कि जैसे चाइल्ड कस्टडी हो गया, अडॉप्शन का कोई मामला हो गया, ये डिवोर्स का हो गया या म्यूचुअल डिवोर्स के हो गए, ये सारे केसेस, ये सारे फैक्ट सिविल नेचर के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो प्रोसीडिंग और जो प्रोविज़न लागू होंगे वो सिविल प्रोसीजर कोड के लागू होंगे। इसमें CRPC या BNSS के कोई भी प्रोविज़न लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिल्कुल भी लागू नहीं होती है, और क्योंकि सिविल नेचर होने के कारण इसलिए इनके जो प्रोसीडिंग होती है, जो इसमें फॉर्मेलिटी जो अप्लाई की जाती है वो एज इट इज जो ज़मीन जायदाद से जो केसेस, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, या जो कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी के जो अवैध कब्जे से संबंधित जो वाद आते हैं उनमें जो प्रोविज़न लागू होते हैं वही सेम चीज़ सिविल प्रोसीजर कोड के भी इसी में भी लागू होते हैं। और इसके साथ में जो CRPC है यानी कि जो BNSS है उसके प्रोविज़न हमारी सेक्शन 144 यानी कि जो मेंटेनेंस के लिए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसमें लागू होंगे। और इसके साथ में जो DV एक्ट है उसमें प्रोविज़न BNSS के लागू होंगे, यानी कि जैसा कि 1 जुलाई पहले या 1 जुलाई बाद के, जैसे जिस आधार पर जो घटना जहाँ दर्ज हुए हैं और उसी के आधार पर जो जैसे केसेस हुए हैं उसी के आधार पर वो वहाँ के केस लागू होंगे, वो उस स्थिति में वो लॉ अप्लीकेबल होंगे। तो जैसा कि जो नई दुविधा नए लॉ लागू होने के बाद जो उत्पन्न हुई हैं, तो ये आशा करता हूँ कि जो मैंने तरीके और जो मैंने ऑप्शन बताए हैं उन्हीं के आधार पे आपको ये अंदाज़ा और आपको ये नॉलेज मिल गई होगी कि कब CRPC या BNSS लागू होगा और कब हमारे जो सिविल प्रोसीजर कोड वो लागू होंगे। क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC दोनों एक ही तरीके से चलते हैं, बस इन फ़र्क ये है और डिपेंडेंसी ये है कि किस कौन से क्लेम किए गए हैं, आपने एलिगेशन क्या लगाए हैं। क्योंकि एलिगेशन के आधार पे जिस धारा के अंतर्गत आपने वाद प्रस्तुत किया गया है उसी धारा के अंतर्गत जो प्रोविज़न लागू होंगे वो जो जिससे उपयुक्त या जो जिनसे रिलेवेंसी होगी वो उसके लॉ एप्लीकेबल होंगे। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट हमारी और है, अगर जो आपने वीडियो पूरा देखा है, अंत तक देखा है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और ऐसी ही जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए जिससे आपको ये लगता है कि सेवा भाव से किसी और व्यक्ति को भी या किसी और ज़रूरतमंद को भी ऐसी ही जानकारी प्राप्त हो सके, तो इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरीके की जानकारी उनको प्राप्त हो सके और वो इसका फ़ायदा ले सकें। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।